हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अभी तक पेयरिंग की बात की थी, है ना? हमने पेयरिंग की बात की थी, नो कपल पेयरिंग नहीं। हमने बात की थी केमिस्ट्री के अपने के कंपाउंड्स की पेयरिंग, एलिमेंट्स की पेयरिंग के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना था बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इनके बारे में हमने जाना था ना। तो अब हमने जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर पढ़ा था, इसमें हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, है ना? अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड में हमारा क्या आएगा? फॉर्मूला मेथड आ जाता है, जो सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है, इनमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैंने पहले से नहीं लिखा, जैसे मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ मुझे बतानी पड़ेगी, और नोट करके मैं बताऊंगी तो उसमें वो इंटरेस्ट नहीं बनता है बताने का, है ना? तो सेकंड मेथड हमारा है फॉर्मूला मेथड। कौन सा है हमारा? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बनते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दैम, है ना? कैसे हम जानते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर एलपी एंड बीपी, मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। और क्या यूज करेंगे हम? कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला, कैलकुलेट इट यूजिंग द फॉर्मूला। इसको हम फॉर्मूले को कैलकुलेट करके, हम फॉर्मूला रख के इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमने मान लीजिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सेंट्रल एटम जो होता है उसमें कितने सारे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में हम कैसे जाने। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया CH4 है हमारा, ठीक है, तो ये हमारा इसका सेंट्रल एटम है, इसमें कितने हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे जानेंगे, है ना? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो जैसे हमने CH4 लिया, सबसे पहले हम बता दें कि VE का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको इसी से मैं डिनोट करूंगी, जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब हमने जैसे ये एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम CH4। अब जो CH4 है, इसका सेंट्रल एटम हमारा क्या है? ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम, और ये हमारा क्या है? साइड एटम है। ये कौन है? हमारे साइड एटम है। ये सेंट्रल एटम है और ये साइड एटम है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें बताने हैं, और इसके चारों तरफ, जिस एक एलिमेंट के चारों तरफ हमारे दूसरे एलिमेंट्स उसको बाउंडेड किए होते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइड एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 है हमारे, वो भी किसके हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, क्योंकि हमारा कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है, और हाइड्रोजन क्या है? उसका साइड एटम है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ये हाइड्रोजन है, ये कैसा है हमारा? ये हमारा मोनोवैलेंट है। कैसा है हमारा? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट क्या होते हैं? जो मोनोवैलेंट एटम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? उनकी वैलेंसी, जो हमारे मोनोवैलेंट होते हैं मोनोवैलेंट एटम्स विद वैलेंसी 1, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इतना याद रखिए। तो जो हमारे हाइड्रोजन है, इनकी मोनोवैलेंट हमारे कितने होंगे? इसके सेंट्रल एटम के चारों तरफ ये जो लगे हैं, ये हमारे कैसे हैं? मोनोवैलेंट है। ठीक है, मोनोवैलेंट है, और इनकी मोनोवैलेंट वैलेंसी कितनी है? हमारी 4 है, क्योंकि कितने हैं ये? 4। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मोनोवैलेंट के हैं, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सब हमारे किस में आते हैं? मोनोवैलेंट वैलेंसीज में आते हैं। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं मोनोवैलेंट एटम्स कहते हैं। किनको कहते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमारे किस में आते हैं? मोनोवैलेंट एटम्स में आते हैं। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा कि हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अब जो हमने ये एटम लिया था, ठीक है, अराउंड कार्बन, अब जो कार्बन है हमारे, कार्बन के चारों तरफ हमारे क्या है? हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो कार्बन के चारों तरफ हमारे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 4 हैं। मोनो
इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ये भी 4 है ना। जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं उसके मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन हमारा मोनोवैलेंट है इसलिए क्या कहते हैं 4 है। अब इसका फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला है हमारा हाफ, ठीक है, इसका क्या है हाफ VE प्लस MA, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम हमारे जो हैं, मोनोवैलेंट एटम इसमें 4 है हमारे जो हाइड्रोजन है, तो इसको इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। तो EP इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ, ये 4 हो गए और ये कितने हो गए, ये भी 4 हो गए हमारे, ठीक है। अब इनको प्लस कर लीजिए, ये 8 हो गए, तो हाफ इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 4। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है CH4 के वो कितने हो गए हमारे 4 हो गए। तो कार्बन के चारों तरफ कितने हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे 4 बनेंगे, ठीक है। कार्बन के चारों तरफ हमारे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा हमारा, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा। इसका रफली डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ कार्बन हो जाएगा और ये चारों तरफ आपके हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा CH4 का डायग्राम। इसके बाद अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं ये कैसे निकालेंगे। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, हाउ कैन वी नो इट, हम कैसे जान सकते हैं इनके बारे में। तो जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितने साइड एटम्स होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर बनते हैं। अब सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, इसके चारों तरफ कितने हैं 1 2 3 4, तो इससे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हैं 4 है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे 4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर हम निकाल ही चुके हैं। तो इससे बॉन्ड पेयर जो बनेंगे वो कितने होंगे हमारे 4 होंगे। तो अब इसके लिए जो BP है हमारा वो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ साइड एटम्स के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ साइड एटम्स के बराबर होते हैं, ठीक। तो BP के नंबर ऑफ साइड एटम्स कितने हैं 4 1 2 3 4, ठीक। नंबर ऑफ साइड एटम्स हमारे 4 हैं। अब LP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, LP इज इक्वल टू BP माइनस साइड एटम्स, ठीक है। क्या होगा ये, सॉरी, LP इज इक्वल टू EP माइनस BP होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस BP, वही दिमाग में चल रहा है जो अभी मैंने बताया। तो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा लोन पेयर आ गया। लोन पेयर इसमें कितने होते हैं हमारे 0 होते हैं, ठीक है। तो अब इसका जब लोन पेयर हमें पता चल गया तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। हाँ, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्ट्रक्चर के लिए आते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे जो हमारा LP आ गया तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने आते हैं 4 BP प्लस 0 LP, ठीक है, ये आया था हमारा। तो ये कितने आ गए हमारे, इससे हमें समझ में आएगा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, इसका टेट्राहेड्रल बनेगा। कितना, कौन सा बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बनेगा हमारा, किसका CH4 का, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा इसका बनेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके और भी डाउट्स जो आपके और क्लियर हो जाएंगे जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ उससे, जो है हमारा O3 दैट्स कॉल्ड द ओजोन, ठीक है। ओजोन से देखते हैं कैसे कि इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन आपका क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया और जो 2 है वो आपके क्या हो गए साइड एटम हो गया, ठीक है। एक आपका सेंट्रल एटम हो गया, बाकी 2 हमारे क्या हो गए साइड एटम्स हो गए। अब इसमें देखते हैं मोनोवैलेंट कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है हमारा डाईवैलेंट होता है और एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसी वजह से ये कितने 3 हैं, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हो गए। लेकिन जो इसके साथ हमारा मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें, एक भी नहीं, 0 है, क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट। ये कैसा होता है डाईवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं होता है, इसलिए ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 6 हो जाती है। अब हम इससे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर।
ओजोन के इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, हाफ VE प्लस MA, मोनोवैलेंट एटम। ठीक, तो VE कितना है हमारा 6 है और मोनोवैलेंट 0 है, तो हाफ इंटू 6 3। ये कितना आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कितने आ गए 3 आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ गए क्योंकि ये हमारा डाइवैलेंट होता है और ये मोनोवैलेंट नहीं होता है, नॉट अ मोनोवैलेंट सॉरी। ठीक है, ये मोनोवैलेंट नहीं होता है, इसलिए क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें बनेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है जिसकी वजह से इसमें ये होता है। ठीक है, लिख देती हूं मैं, ऑक्सीजन वैलेंसी इज इक्वल टू 2, दैट साइड हैज द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया है। इलेक्ट्रॉन पेयर के बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। ये हमारा CH4 का था, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकल आया है, इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे कितने हो गए, हमने निकाल लिया 3। ठीक, अब हमने बॉन्ड पेयर निकालना है, तो बॉन्ड पेयर इसमें कितने हो जाएंगे हमारे बॉन्ड पेयर हमारे इसमें 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब लोन पेयर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो इसमें ये 3 थे और ये कितने हैं 2, तो ये लोन पेयर आपका कितना आ गया 1। ठीक है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे कितने हो गए 2 BP प्लस 1 LP। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो शेप बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, ये ओजोन हो गया। ठीक, ये आपका लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये बेंट स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, बेंट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आया होगा। लेकिन बेंट स्ट्रक्चर के बाद भी विस्पर थ्योरी क्या कहती है, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है। जो आपको क्या बताती है, और भी बॉन्ड थ्योरीज बताती हैं, बॉन्ड पेयर की थ्योरीज बताती हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर का मतलब हमारा जो विस्पर थ्योरी में होता है, अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है बॉन्ड पेयर का मतलब होता है BP मीन्स, इसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये इसका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू द विस्पर थ्योरी BP का मतलब ये भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन होते हैं, जो इसमें पाए जाते हैं ऑक्सीजन्स, वो क्या होते हैं, जो भी 2 ऑक्सीजन हमारे होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके हमें बॉन्ड्स नहीं पता है कि इन ऑक्सीजन्स के बीच में हमारे बॉन्ड्स कौन से बनते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि जब हमें बॉन्ड नहीं पता चलता है तो हम उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जो डॉट वाला हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, वो हम डॉट वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है, एक ये हो गया, ये हो गया, है ना। ठीक है, ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक, अब लुईस स्ट्रक्चर के बाद ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, लुईस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इसमें हम बॉन्ड वाला भी बना लेते हैं, जिसमें एक हमारा कोऑर्डिनेट से जुड़ा होता है, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और एक हमारा किससे जुड़ा होगा, किसी से नहीं, क्योंकि इसके नहीं पूरे होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, लोन पेयर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा बेंट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हमारा बेंट स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे यहाँ पे ओजोन का ये स्ट्रक्चर फिनिश होता है। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बताते हैं आपको इसका H3O+। अभी तक हमने आपको विदाउट रेडिकल वाले बताए हैं, अब हम रेडिकल के साथ वाले बताएंगे। कैसे, देखिए, अब हमारा है जैसे H3O+। ठीक है, H3O+ जो दिया है हमारा, H3O+ में क्या होता है, इस केस में
ऑक्सीजन जो है हमारा वो क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। जो इसमें ऑक्सीजन है हमारा वो कैसा है, हमारा सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल हो गया। हाइड्रोजन भी तो बताइए क्या होता है, ये हमारे साइड एटम्स होते हैं, ठीक है, ये साइड एटम हो गए। तो जो ऑक्सीजन के हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इट इज द रॉन्ग। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन लग जाता है इससे हमारा क्या होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस हो जाता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बचते हैं, 5, ठीक है। ये हो गया हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका। अब इसी तरह एक हमने आपको दे दिया, मान लीजिए NH2 नेगेटिव, ठीक है, NH2 नेगेटिव, इसमें भी इसी तरह क्या है, जो नाइट्रोजन है वो हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, क्या है हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन क्या हो गया हमारे, ये साइड एटम्स हो गया। अब इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है उसका VE कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए VE कितना होना चाहिए इसका 5 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, इसका VE क्या हो जाता है, यहाँ पे जो माइनस लगा होता है इससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाते हैं। तो आई होप तो समझ में आया होगा, जब नेगेटिव साइन किसी कंपाउंड के साथ लगा होता है, ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में जुड़ जाता है, और जब यहाँ पॉजिटिव लगा होता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, एक कम हो जाता है पॉजिटिव में, और नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह अब हम जैसे बताते हैं आपको जिनॉन फ्लोराइड का, ठीक है, ये ऐसे ही थे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में जानना जरूरी था कि कैसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं जिनॉन फ्लोराइड का। इसमें क्या होता है, जो जिनॉन फ्लोराइड है हमारा XeF2, इसमें जो आपका वैलेंस मतलब जो सेंट्रल एटम है, या कह दीजिए सेंटर एटम है, सेंट्रल ही तो लिख रहे हैं, हाँ, सेंट्रल एटम है वो कौन सा है हमारा, जिनॉन है, ठीक है। सेंट्रल एटम हमारा इसमें जिनॉन है, और इसमें इसकी अब हम आउटर मोस्ट शेल पता करें, तो आउटर मोस्ट शेल करने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये किस में आता है, ये हमारा आता है इनर्ट में। इनर्ट में हमारे कौन कौन से होते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये होते हैं। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें भी कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो इनर्ट होती है इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनर्ट हमारा किस में आता है, हमारा इनर्ट में हमारे जिनॉन आते हैं। अब जो हमारा जिनॉन आता है, जिनॉन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो इसका BP होता है, बॉन्ड पेयर कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं, लोन पेयर कितने होते हैं इसमें, 3 होते हैं। अब EP निकाल लेंगे, इसके कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, EP निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गया। अब जो इसका रफली डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जिनॉन हो जाएगा FFF, ठीक है, ऐसा ये बन जाएगा हमारा। अब इसमें ऐसे में क्या होता है कि जो रिपल्शन होता है, ये चाहते हैं कि जो रिपल्शन है वो कैसा हो, मिनिमम हो, ठीक है, रिपल्शन कैसा होना चाहिए, इसमें मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जो लोन पेयर में रिपल्शन होता है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारा जिनॉन है, ठीक है, जिनॉन के हम 2 फिगर बनाते हैं इसके, जिनॉन फ्लोराइड के। एक आपका बन जाएगा जिनॉन, यहाँ पे ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लोराइड हो गया। एक आपका और फिगर बन जाता है ऐसे ही, एक ये हो गया, एक इधर बना, एक इधर बना, ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है। अब ये जो डायग्राम्स हैं इससे हम रिपल्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या, जो यहाँ पे है तो इनके जो हमारे जो पेयर बनते हैं, इनके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, और इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इसमें रिपल्शन क्या होगा,
ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना ये पास पास होंगे उतना रिपल्शन कम होगा, वो सॉरी ज़्यादा होगा, मोर रिपल्शन, क्योंकि ये पास पास है। और इनके बीच में क्या होगा, जब लोन पेयर्स ये क्या है, दूर दूर है, इन सारे लोन पेयर्स के बीच में 120 का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये नियर है, जिसकी वजह से कितना होगा, ये मोर रिपल्शन होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसमें कम डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है, मोर डिस्टेंस लेस रिपल्शन, ठीक है, इनके बीच में कम रिपल्शन होगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस द लोन पेयर, अकॉर्डिंग टू मतलब रिपल्शन के अकॉर्डिंग हम लोन पेयर को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इसमें जितना लोन पेयर दूर होगा उतना ज्यादा रिपल्शन क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम के अकॉर्डिंग ही लोन पेयर हम उसमें अरेंज करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी आइडियल देन द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर बनते हैं उसका भी एक तरीका होता है। कैसे होता है, इक्वेटोरियल में ही हमको रखने चाहिए, बाकी कहीं भी हमको रखने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये लेते ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब जैसे ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पोजीशंस हैं, यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया और ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ठीक। तो अब ये जो डायग्राम है, अब ये हम चाहते हैं कि ये स्टेबल रहे, तो इसके लिए जो एक्सियल होते हैं, ये क्या है, हमारे एक्सियल होते हैं, ठीक है। ये एक्सियल पोजीशन कहलाती है और ये कौन सी कहलाती है, इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन कहलाती है, ठीक है। तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, इसको स्टेबल करने के लिए हमें कभी भी एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर्स को नहीं रखना चाहिए, एक्सियल पोजीशंस पे लोन पेयर को नहीं रखना चाहिए, जिससे कि ये स्टेबिलिटी नहीं शो करते हैं। हमेशा हमें लोन पेयर कहाँ रखने चाहिए, इक्वेटोरियल रीजन में हमें लोन पेयर रखने चाहिए, ये है, ये है, ये है, इनमें नहीं रखना चाहिए इक्वेटोरियल रीजन, वो एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। एक्सियल पोजीशन में हमें लोन पेयर नहीं रखने चाहिए, हमेशा कहाँ रखने चाहिए, इक्वेटोरियल रीजन में रखने चाहिए, जिसकी वजह से जब हम इक्वेटोरियल रीजन में रखेंगे लोन पेयर्स को तो वो स्टेबिलिटी शो करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि विस्पर थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो इतना समझ में आएगा। इसके साथ एक आपको छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगी मैं, वो मेरे आप उसमें देख सकते हैं, शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। मैंने भी सुनी थी, अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, ठीक है। देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।